नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई और आज अपने इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे महाजनपद। देखिएगा, जो महाजनपद की जो इकाई बनी है वो जन से बड़ी इकाई जनपद, और जनपद धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है, वो महाजनपद के अंदर परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये टाइम अगर हम देखेंगे, ये 600 ईसा पूर्व का टाइम है। और हम जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी जिसकी अगर हम बात करेंगे तो उत्तर वैदिक का टाइम भी 600 ईसा पूर्व में खत्म होता है, अर्थात ग्रामीण संस्कृति खत्म हो जाती है और फिर हमें एक नया युग परिवर्तन देखने को मिलता है, जहाँ नगरीकरण की बात होती है, जहाँ लोहे की उपयोग के आधार पर देखा जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रयोग होता है, कृषि का बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो टाइम था, इसके अंदर अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर नास्तिक विचारधारा है उसका यहाँ पर बोलबाला हो जाएगा। वो ब्राह्मणवाद था उसका वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधाराओं का टाइम है वो महाजनपद का टाइम है। और ये समय कितना था? 600 ईसा पूर्व से हम मानते हैं इसको। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे महाजनपद को तो बहुत एक आसान टॉपिक हम इसको कह सकते हैं। और इसमें 5-6 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। एक हमसे प्रश्न पूछता है कि इसके उल्लेख के बारे में प्रश्न पूछता है, एक इसकी विशेषताओं से भी प्रश्न बनता है, और एक महाजनपद की जो संख्या है और उनकी राजधानियों से भी प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से अपने इनको जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से हम महाजनपद टॉपिक है इसको रखने वाले हैं। तो चलते आगे अपने इसको पढ़े। देखिएगा भाई, अपने महाजनपद की बात करें तो कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16, और ये हमें पता ही है। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम देखेंगे 16 महाजनपद से हम देखेंगे यहाँ की राजनीतिक जो व्यवस्था है इसकी अगर हम बात करेंगे कि भाई राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, तो राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे हम यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है राजतंत्र। राजतंत्र के साथ में क्या मिलती है अपने को? गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहाँ से कई बार प्रश्न भी बन जाते हैं कि महाजनपद कालीन में राजनीतिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि राजतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी, ए व बी दोनों थी, या उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रकार का प्रश्न मैंने ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र के साथ में गणतंत्र थी, लेकिन यहाँ पर प्रबल कौन सी थी? राजतंत्र जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और कहीं कहीं अपने को गणतंत्र व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं और 10 गणराज्य भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। गणतंत्र जो राज्य हुआ करते थे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें, राजा उसमें निर्वाचित होता था और उसमें जिस राजा जिस सभा का जो एक प्रमुख सदस्य होता था उसको संस्थाकार कहते थे। तो इस प्रकार एक गणतंत्र व्यवस्था है, उसको भी हम थोड़ा आगे ध्यान देंगे। लेकिन देखिएगा, अगर दूसरा हम 16 महाजनपद काल के अगर हम देखें कि यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक आस्तिक विचारधारा नास्तिक जो विचारधारा है, नास्तिक जो विचारधारा है तो उसका क्या होता है? उदय होता है। कौन सी विचारधारा का उदय होता है? अभी तो आपको याद रखना है, महाजनपद काल में एक नास्तिक विचारधारा का उदय होता है और जो वेद के कर्मकांड थे उनकी आलोचना की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें 2 बड़े दर्शन का यहाँ पर रहता है, तो वो है एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। ये 2 ऐसे धर्म माने जाते हैं जो महाजनपद काल की बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ी यहाँ पर एक देन है। तो ये थोड़ी सी बातें सामान्य हमने सीखनी है कि महाजनपद 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद में अगर राजनीतिक व्यवस्था देखें तो राजतंत्रात्मक के साथ में गणतंत्रात्मक थी, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या थी? प्रबल थी। धार्मिक विचारधारा में हम देखेंगे तो यहाँ पर नास्तिक विचारधारा का उदय होता है। उसमें महाजनपद काल के 2 प्रमुख जो संप्रदाय माने जाते हैं वो कौन सा है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बिल्कुल आसान सी बात है। अब अपने आगे इसमें देखेंगे कि अब अपने आगे इसको किन किन बिंदुओं से पढ़ना चाहिए। देखो भाई, जो महाजनपद है इसको अपने किन किन बिंदुओं के माध्यम से अपने को पढ़ना चाहिए, तो उनकी तरफ अपने ध्यान देते हैं। देखिएगा, महाजनपद से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसान प्रश्न एग्जाम के अंदर होते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते, मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर हम जिन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, अगर हम जिन चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने के अपने आसार ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा, रटने की आपको कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वो कैसे। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न बनता है एग्जाम में तो वो उल्लेख से प्रश्न पूछ लेता है कि महाजनपद का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। तो अपने को ध्यान में रखना है उल्लेख से प्रश्न कैसे बनेंगे। उसके बाद में हमसे प्रश्न पूछता है विशेषताओं से।
किससे प्रश्न पूछता है भाई? जो विशेषताएं होती हैं तो विशेषताओं से भी प्रश्न बनता है। इसका मतलब 1 नंबर अपने को याद करना है, महाजनपद संबंधित उल्लेख जिन साहित्यों में मिलता है उनको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 2 नंबर पे हमने महाजनपद काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो परिवर्तनकारी जो युग माना जाता है, इसके अंदर हम बात करेंगे। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि महाजनपद काल से ही इतिहास की तीसरी अवस्थाएं शुरू होती हैं, जिसको हम ऐतिहासिक बोलते हैं। हमने इतिहास को 3 क्रम में देखा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत भी महाजनपद काल से होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे तो महाजनपद। महाजनपद देखो, महाजनपद हम पढ़ते हैं भी 16 है और 10 गणराज्य हैं। 16 महाजनपद, 10 गणराज्य की बात हम करेंगे। और इसके बाद में इनकी जो राजधानियां होती हैं, तो ये भी ध्यान में रखना, इनकी राजधानी। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के हम प्रश्न हैं, इनको कवर करेंगे। और इसको हम एक भौगोलिक नक्शे के अंदर इनको देखेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर पड़ता है और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ पर है। इन चीज़ों को हम समझेंगे, साथ साथ में हम प्रश्न बनाते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? यहाँ पर उल्लेख की बात करें कि महाजनपदों का जो अपने को उल्लेख मिलता है, तो वो याद रखिएगा अपने को बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य से भी अपने को जानकारी मिलती है। तो वो बौद्ध साहित्य कौन सा है, इस चीज को अपने को जानना है कि भाई बौद्ध साहित्य है तो वो कौन सा साहित्य है, बौद्ध, उसके अंदर अपने को जानकारी मिलती है। तो इसमें आता है एक अगुंतर निकाय। कौन सा निकाय है भाई? तो उसमें आता है अगुंतर निकाय। ये भी ध्यान देना है कि जो अगुंतर निकाय है ये सूत पिटक का भाग है। यानी बौद्ध साहित्य में हम पढ़ते हैं त्रिपिटक पढ़ते हैं, और त्रिपिटक में एक सूत पिटक का भी बहुत महत्वपूर्ण जो रोल होता है। तो उसके अंदर निकाय होते हैं, तो ये सूत पिटक का ही एक भाग है। इसके अंदर अपने को जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो अपने याद रखिएगा 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और साथ में कितने गणराज्य मिलते हैं? तो याद रखिएगा अपनों को अपने 10 गणराज्य की जानकारी मिलती है। इनको हम आगे डिटेल से महाजनपद और गणराज्यों में पढ़ेंगे इनको। लेकिन यहाँ देखिएगा रीट 2000 जो 18 का पेपर था, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए भाई। अगुंतर निकाय का प्रश्न पूछा गया, बहुत आसान प्रश्न था। अब अपने देखेंगे, ये तो था अपना जैन बौद्ध साहित्य, लेकिन अब अपने इसमें जैन साहित्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आगे? जैन साहित्य में देखेंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेगा भगवती सूत्र। कौन से सूत्र की बात होती है यहाँ पर? तो भगवती सूत्र। तो यानी जैन साहित्य में किस में मिलेगा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि भगवती सूत्र जैन साहित्य में। तो यहाँ 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद की? तो भगवती सूत्र जैन साहित्य में 16 महाजनपद की, बौद्ध साहित्य के अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद, व 10 गणराज्य की क्या मिलती हैं? अपने को जानकारी मिलती है। तो ये बात आपको सीख लेनी है। और हर एग्जाम में आप देखोगे कहीं कहीं महाजनपद से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रश्न देखने को खूब मिल जाते हैं। तो ये बातें याद करनी है, स्त्रोत के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अगुंतर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में अपने को क्या मिलती हैं? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इन बातों को सीख लेना है। इसके बाद में एक आगे चलते हैं। तो अगर महाभारत की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर एक कर्णवत अपने को मिलेगा साहित्य, उसके अंदर भी इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन उसके अंदर पूरे 16 नहीं है। लेकिन आगे आपको कुछ याद नहीं करना है, जहाँ से हमसे बार बार प्रश्न पूछ रहा है वो यहीं से प्रश्न पूछ रहा है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से ही प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको अगर ये याद होता है तो यहाँ से आपका काम चल सकता है। ठीक है। वैसे देखें तो हम पाणिनि की अष्टदाई से भी महाजनपद की जानकारी अपने को मिलती है। ठीक है। लेकिन अपने को याद रखने के लिए 2 चीज़ें अपने को बढ़िया से आनी चाहिए। तो इसका मतलब है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में अपने को महाजनपद की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब अपने इसमें आगे चलते हैं। अब विशेषताओं से अगर हम देखेंगे कि इस काल की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ की अगर हम मृदभांडों की बात करेंगे तो उत्तरी चित्रित जो मृदभांड है चमकीले, वो हमारे महाजनपद काल के मृदभांड माने जाते हैं। NBPW जो मृदभांड है
वो किस काल की अपने को जानकारी देते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महाजनपद काल की अपने को जानकारी देते हैं। इस बात को आप समझिएगा। तो ये जो मृदभांड है ये किस काल की विशेषता है? तो ये महाजनपद काल की क्या मानी जाती है? विशेषता मानी जाती है। इसके बाद में यहाँ हम आगे देखेंगे कि भी यहाँ से मृदभांड मिलते हैं तो अपने को यहाँ से क्या मिलते हैं? आहत सिक्के मिलते हैं। कौन से सिक्के मिलते हैं? आहत सिक्के। या सर्वप्रथम जो सिक्कों की बात होती है तो अपने को किस काल में जानकारी मिलती है? महाजनपद काल में सबसे पहले आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के अपने को कहाँ से मिलते हैं सबसे ज्यादा? वो तक्षशिला से। और हम आगे पढ़ेंगे तक्षशिला है वो गांधार महाजनपद की क्या है? राजधानी है। इसके बाद में अगर हम धातु के प्रयोग के आधार पर देखें तो लोहे का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है। लोहे का बहुत बड़ा प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। लोहे के औजार बनने शुरू हो जाते हैं। राजा युद्धों में लोहे के औजार का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में हम कृषि की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो कृषि थी तो यहाँ कृषि का बहुत बड़ा क्या हो जाता है? कृषि का विस्तार हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कृषि का विस्तार हो जाता है। और यहाँ पर अब क्या था? सार्वभौमिक सत्ता के लिए छोटे जो जनपद थे वो अब धीरे धीरे किसमें बदलने शुरू हो गए थे? महाजनपद में बदलने शुरू हो जाते हैं। तो एक राज्य दूसरे राज्य पर क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है और अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करने के लिए वो आपस में युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ने को देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ कैसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण से क्या मिलेगा आपको? केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो महाजनपद में अगर हम देखेंगे सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद बनता है इस समय वो कौन सा बनता है? मगध महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में और भारत के अंदर एक साम्राज्य के रूप में जो विकसित होता है और एकता के जो सूत्र में बनता हुआ भारत दिखता है तो मगध से ही होता है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की भावना में हम मगध साम्राज्य को शक्तिशाली पाते हैं। कृषि का विस्तार हो जाता है, लोहे का प्रयोग हो जाता है। आहत या पंचमार्क जो सिक्के वो तक्षशिला में सबसे पहले मिलते हैं। NBPW जो मृदभांड है वो सबसे ज़्यादा अपने को महाजनपद काल में ही मिलते हैं। जहाँ मुद्राओं की बात आती है तो वो महाजनपद काल में ही आती है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे नगरीकरण का, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न बनता है नगरीकरण। तो जो नगरीकरण है, नगरीकरण कौन सा नगरीकरण? द्वितीय नगरीकरण की जो अपने को जानकारी मिलती है वो गंगा घाटी में मिलती है। कौन सी घाटी में मिलती है भाई? गंगा घाटी में दूसरी बार नगरीकरण होता है। वो महाजनपद काल में दूसरी बार क्या बनने शुरू हो जाते हैं? नगर बनने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता में प्रथम बार नगरीकरण हुआ था। तो दूसरी बार नगरीकरण जहाँ होता है हम जानते हैं कि 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय था, वो ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता का टाइम था। उसके बाद में दूसरी बार जो यहाँ नगर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो किस काल के अंदर अपने को देखने को मिलेगी? वो महाजनपद काल के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये विशेषताओं से प्रश्न पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी महाजनपद से जो बात है वो सहमत नहीं है, तर्कसंगत नहीं लगती है। तो ये 4-5 आप बिंदु हैं, इनको आप ढंग से याद कर लीजिएगा कि लोहे का बड़े स्तर पर प्रयोग होता है, कृषि का विस्तार होता है, विकेंद्रीकरण से सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना के लिए यहाँ पर प्रयास होता है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा कौन सा था? मगध था। तो दूसरी बार नगरीकरण होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है? गंगा घाटी में। तो 4-5 बिंदु आप महाजनपद की विशेषताओं में जोड़ सकते हो। इसके बाद में अब अपने आगे आते हैं, अपने पास में तीसरा जो बिंदु आता है वो कौन सा आता है? तो तीसरा बिंदु अपने पास में आता है 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। तो यहां से रीट में 2 प्रश्न पूछे गए थे 2018 के पेपर में। ठीक है, एक तो मत्स्य और सूरसेन दोनों ही राजस्थान से संबंध रखते और दोनों का ही प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, लेकिन हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 16 महाजनपद की भौगोलिक स्थिति को हम पढ़ने वाले हैं और वर्तमान में इनके जो कौन से क्षेत्र में स्थित हैं इनको हम विस्तृत थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा हम 16 महाजनपद की बात करेंगे तो 16 महाजनपद के नाम थोड़े बहुत अपने को आने चाहिए। तो 16 महाजनपद में हम देखते हैं तो जो पहला महाजनपद है उसके अगर हम बात करेंगे तो वो आता है अंग।
कौन सा महाजनपद है? अंग महाजनपद है। और उसके बाद में एक महाजनपद आता है, उसका नाम आता है अश्मक। अंग महाजनपद है और अश्मक है। और एक महाजनपद है, उसका नाम आता है अवंती। उसका नाम क्या आता है? अवंती आता है। अवंती के बाद में आता है कौशल। कौन सा भाई? कौशल। और कौशल के बाद में एक महाजनपद आता है, उसका नाम क्या है? काशी। और काशी के बाद में कुरु। कुरु कंबोज। कुरु कंबोज। पहले मैं आपको 16 महाजनपद के नाम बताऊंगा, फिर उनकी राजधानियों का मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस भी बता दूंगा। अब इसमें देखिएगा, इसके बाद में आता है मगध महाजनपद आता है, मत्स्य महाजनपद आता है, और मल महाजनपद आता है, वत्स महाजनपद आता है, और वजी महाजनपद आता है, और पांचाल महाजनपद, और सूरसेन महाजनपद, और चेदी महाजनपद, और गांधार महाजनपद। इसका मतलब लगभग कितने महाजनपद हो जाने चाहिए थे? 16। देख लेते हैं। तो 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिएगा, अपने थोड़ा सा याद कैसे करें, थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से थोड़ा इसको याद अपने करें। इसका मतलब है ए वाले महाजनपद कितने हैं अपने पास? 3 हैं। कै वाले महाजनपद अपने पास में कितने हैं? 4 है। ठीक है। इसके बाद में मैं शब्द से शुरू होने वाले महाजनपद कितने अपने पास में? 3 है। वै से शुरू होने वाले कितने हैं? 2 हैं। और इसके बाद में एक एक सिंगल अक्षर से बनते हैं। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद रख लो, एक बार लिखकर याद कर सकते हो। थोड़ा सा अपने को इनका थोड़ा सीक्वेंस रहेगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो अंग है, अश्मक है, अवंती है। अंग है, अश्मक है, अवंती है, काशी है, कौशल है, कंबोज है, और कुरु है। ओके। इसके बाद में मगध है, मत्स्य है, मल है, वत्स है, वजी है, पंचाल है, चेदी है, और गांधार है, और शूरसेन। तो कुल मिलाकर कितने महाजनपद होते हैं? 16 महाजनपद हो जाते हैं। तो ये 16 महाजनपद है। फिर हम उनकी राजधानी को हम देखेंगे। तो अब हम देखिएगा 10 गणराज्य हमारे एग्जाम में हमें दिए होते हैं। तो 10 गणराज्य हैं, वो कौन कौन से गणराज्य हो सकते हैं? क्योंकि ये 16 महाजनपद थे, अभी तक हमने राजधानी नहीं पढ़ी है। हम राजधानी भी बराबर में हम देखेंगे, और फिर इनकी हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ 10 गणराज्यों की अगर हम बात करेंगे, ये 16 महाजनपद के ओनली नाम थे। अब हम इसके बाद में इनके राजधानियों को इनके साथ पढ़ेंगे। तो अगुंतर निकाय में 10 गणराज्य जो बौद्ध काल या जो बुद्ध के समकालीन जो गणराज्य हुआ करते थे, अगर उनकी बात करें तो वो कौन कौन से गणराज्य हैं? तो यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, वो 10 गणराज्य में हम देखेंगे, तो एक आता है रामग्राम। एक राज्य है, उसका क्या नाम आता है? रामग्राम है। और एक राज्य का नाम आता है कपिलवस्तु। एक राज्य का क्या नाम आता है? कपिलवस्तु है। और एक राज्य का नाम आता है पीपलीवन। क्या नाम आएगा? उस राज्य का नाम आएगा पीपलीवन। और सुसुमार पर्वत, और केशपुत। एक राज्य का नाम है अलकप। एक राज्य का नाम है अलकप। एक राज्य का नाम है वैशाली। और एक राज्य का नाम है मिथिला। और कुशीनारा, पावापुरी। ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं कितने हो जाते हैं? 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 गणराज्य बताए जाते हैं। अब इनमें राजवंश पूछ लेते हैं, इनके सामने सम्मिलित करना है, वो थोड़ा अपने को आना चाहिए। देखिएगा, रामग्राम की अगर हम बात करें, यहाँ राजवंश तो वो कौन सा होगा? कोलीय होगा। कौन सा होगा? कोलीय होगा। कपिलवस्तु के कौन होते हैं? शाक्य होते हैं। कपिलवस्तु के कौन होते हैं? शाक्य होते हैं। पीपलीवन के कौन होते हैं? मौर्य होते हैं। ठीक है। सुसुमार पर्वत के होते हैं भग। सुसुमार पर्वत के कौन थे? भग थे। और केशपुत के थे कलाम। केशपुत के कौन थे? कलाम थे। अलकप के थे बुल्ली।
अलकप के कौन थे? बुल्ली थे। वैशाली के कौन थे? तो लिच्छवी। वैशाली के कौन थे भाई? लिच्छवी थे। मिथिला का विदेह है। मिथिले का कौन था भाई यहाँ पर? मिथिला या मिथिला, तो विदेहा था। कुशीनारा के थे मल। कुशीनारा के थे मल। और पावापुरी के कौन थे? मल। तो ये ध्यान रखना है, बौद्ध साहित्य के अंदर अपने 10 गणराज्य की जो बात की गई थी, वो 10 गणराज्य कौन कौन से हैं? रामग्राम के कोल्य, कपिलवस्तु के साक्य, पीपलीवन के मौर्य, सुषमारपत के भाग, केशपुत के कलाम, अलकप के बुल्ली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिले का विदेह, कुशीनारा के मल और पावापुरी के मल। क्या अपने को इस तरीके से याद करना है? बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा अभ्यास कर लेना, 1-2 प्रश्न बना के इसके अंदर से देख लेना। इनके सामने एक गणराज्य दिया होगा, एक राजवंश दिया होगा, अपने को क्या करना पड़ सकता है? वहां पर सुमेलित करना पड़ सकता है। थोड़ा सा हम अब यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं, आप थोड़ा नोट भी कर सकते हो। तो पहले हमने पढ़ा था 16 महाजनपद पढ़े थे, 16 महाजनपद। उसके बाद में हमने पढ़े हैं 10 गणराज्य और उनके राजवंश। तो 10 गणराज्य बुद्ध काल कौन कौन से थे? तो हमने कौन सा लिया? रामग्राम के कौन है? कोल्य। कपिलवस्तु के कौन है? साक्य है। पीपलीवन के कौन है? मौर्य है। केशपुत के कलाम कौन है? तो कलाम हो जाएंगे। देखो केशपुत, केश बड़े किसके थे? अब्दुल कलाम के थे, तो कलाम हो जाएगा। अलकप के कौन है? बुल्ली है। ठीक है, तो याद रख सकते हो। वैशाली तो आप हमेशा ही पढ़ेगो, लिच्छवी होता है। मिथिले का कौन है? विदेह। और कुशीनारा और पावापुरी, ये हमेशा ही आपको याद रहेगा, और ये हमेशा ही वैशाली याद रहता है आपको। तो ये रामग्राम के कोल्य है, कपिलवस्तु के कौन है? साक्य है। इस तरीके से थोड़ा सा इन पर आप काम कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां, कि 16 महाजनपद हैं एवं उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। तो अब अपने इसको पढ़ेंगे और इसको अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर भी इसको देखेंगे कि 16 महाजनपद हैं, वो कहाँ इनकी स्थिति पड़ती है।